हेलो बच्चों, मैं हूं आपका विवेक सर और हमारे चैनल का नाम है विवाश्वत और वीश क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आज हम इसकी दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 जो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज और नंबर 2 जो है कूलाम लॉ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। फंडामेंटल मतलब क्या होता है? बेसिक प्रॉपर्टी। बेसिक मतलब क्या? जो कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर इनबिल्ट होती है, उसे अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद उस सिस्टम के अंदर होती है। ठीक है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल या बेसिक प्रॉपर्टी। जैसे कि मास होता है, तो कोई भी सब्सटेंस अगर हम लें तो उस सब्सटेंस का डेफिनेटली कुछ ना कुछ मास तो होगा ही। ऐसे ही कोई भी सब्सटेंस अगर लें तो उसके अंदर चार्जेस होंगे ही। ठीक है, तो क्या हुआ? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब इसकी क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी होती है? ये स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है नंबर, ठीक है, और एक आता है उसका यूनिट। ठीक है, नंबर और यूनिट। तो ये 7 कूलाम जैसे हमने लिखा, तो 7 क्या हो गया? नंबर, और कूलाम क्या हो गया? यूनिट। ये दो चीज़ें मैग्नीट्यूड में आती हैं, और जिस क्वांटिटी का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। नंबर नेक्स्ट क्या है? इट्स यूनिट इज कूलाम और कैपिटल सी। या तो आप पूरा कूलाम लिखो, कूलाम में सी कैपिटल आएगा जब आप पूरा लिखोगे, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ कैपिटल सी लिख दो, दोनों चलेंगे। ठीक है ना। इसका यूनिट क्या है? कूलाम और सी। इसका डायमेंशन क्या है? 80। ये जो डायमेंशन है ये इस वाले फॉर्मूले से आता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी से। इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाता है? आई टी हो जाता है। आई का यूनिट एम्पियर और टी का यूनिट टाइम, टी। तो 80 इसका यूनिट क्या हो गया? डायमेंशन क्या हो गया? 80। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज जिन्हें बोला जाता है प्रोटॉन, और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज जिन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को E प्लस भी बोल सकते हैं और नेगेटिव चार्ज को E माइनस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है? तो इसका सिंबल होता है E। ठीक है, और किसका सिंबल? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों का E। पॉजिटिव चार्ज का प्लस E और नेगेटिव का माइनस E। और इसकी वैल्यू क्या है? E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, ये हो गई चार्जेस के बारे में बातें। तो फिर से चार्जेस क्या है? ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का। इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट होता है कूलाम या फिर कैपिटल C। डायमेंशन होता है 80 और चार्जेस होते हैं दो टाइप के, प्लस Q और माइनस Q। प्लस Q को बोलते हैं प्रोटॉन और माइनस Q को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इसका सिंबल E और E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, समझ में आया इतना? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस के बारे में। तो हमारे पास तीन बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं चार्जेस की। नंबर 1 होता है एडिटिविटी, नंबर 2 होता है क्वांटाइजेशन और नंबर 3 होता है कंजर्वेशन। ये तीन बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। ठीक है, वन बाय वन इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 क्या हुआ? एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब समझिए। एडिटिविटी मतलब द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम की या फिर किसी भी पार्टिकल के टोटल चार्ज अगर हमें चाहिए तो हम उसके अलग अलग चार्जेस का इंडिविजुअल पार्टिकल का सम करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ही बड़ा सा पार्टिकल है और इस पार्टिकल के अंदर छोटे छोटे चार्जेस हैं, या फिर ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट है और इस बड़े से ऑब्जेक्ट के अंदर छोटे छोटे चार्ज एलिमेंट हैं, -1, +1, -2, +2, +5 और +2। तो हम इस पूरे के पूरे सिस्टम का, इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का
कैसे पूरा का पूरा चार्ज निकालेंगे? सबको ऐड कर देंगे, ठीक है, इंडिविजुअल चार्जेस को ऐड कर देंगे। तो -1 +1 -2 +2 +5 +2, -1 से +1 कैंसिल हो गया 0, -2 से +2 भी कैंसिल हो गया या फिर 0, और 5 और 2 हो गया 7। तो इस पूरे के पूरे सिस्टम का जो चार्ज हुआ वो कितना हुआ? 7 हुआ, ठीक है। तो यही होता है एडिटिविटी का मतलब। किसी भी सिस्टम का पूरा चार्ज कैसे निकालेंगे? उसके हर एक पार्टिकल को ऐड कर देंगे, ठीक है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो देखो क्वांटाइजेशन क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। किसी भी सिस्टम पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर टोटल चार्ज कुछ है तो वो हमेशा Q = होगा ±NE। N क्या होता है? इंटीजर होते हैं। और E क्या होता है? E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसका वैल्यू हम ऑलरेडी देख चुके हैं 1.6 × 10⁻19। N का वैल्यू क्या होगा? 1 2 3 4, या फिर -1 -2 -3 -4, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू। क्यों? क्योंकि कभी भी हम ये नहीं बोल सकते कि किसी भी पार्टिकल पर 1/2 आधा चार्ज गया, √2 चार्ज गया, √3 चार्ज गया, √7 चार्ज गया, ये नहीं बोल सकते। चार्ज हमेशा सिंगल यूनिट में जाएगा। 1 चार्ज जाएगा, 2 चार्ज जाएगा, 3 चार्ज जाएगा, 10 चार्ज जाएगा, 100 चार्ज जाएगा, ठीक है। तो चार्जेस का यूनिट जो होता है हमेशा कंप्लीट यूनिट होता है, नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, इंटीजर वैल्यू होता है। तो Q मतलब क्या हुआ इस फॉर्मूले में? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। Q = ±NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। Q का मतलब हो गया चार्ज, N का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ये हमेशा किस में होंगे? इंटीजर में होंगे, तो इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। E मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो हमारा ये सेकेंड जो बेसिक प्रॉपर्टी था चार्ज का वो था क्वांटाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ? Q = NE, टोटल चार्ज जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा, ठीक है। समझ में आया? नंबर 3 देखो, नंबर 3 जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज ना तो क्रिएट हो सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, सिर्फ ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होते रहेंगे? कन्वर्ट होते रहेंगे, ट्रांसफ़र होते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने ये एग्जांपल लिया है, देखो ज़रा, ये पूरा का पूरा जो रेड कलर का गोला है इसको एक सिस्टम सपोज करो। इस सिस्टम में ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता है? रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। ऑब्जेक्ट बी के पास भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस। अब होता क्या है कि कुछ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और कुछ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो जब इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे? रब करेंगे, तो एक जो है, सपोज करो कि इसकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की है, और जो बी ऑब्जेक्ट है इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो जब इनको आपस में रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो ए के इलेक्ट्रॉन निकलकर बी में चले जाएंगे, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी लूज करने की है और बी की गेन करने की। तो आफ्टर रबिंग क्या हुआ? ए के पास कुछ भी नहीं बचा और बी के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं, इसलिए कोई भी एटम स्टार्टिंग में न्यूक्लियस जो एटम पूरा का पूरा होगा वो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। बट आफ्टर रबिंग क्या हुआ? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया। एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया तो कौन सी चीज़ ज़्यादा हो गई? नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गए। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गए? एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ ना, तो एक प्रोटॉन का वैल्यू ज़्यादा हो गया, तो इस पर चार्ज कितना आ गया? +1। अच्छा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया, इसके पास पहले कितना चार्ज था? 0। अब इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है, तो इस पर -1 चार्ज आ गया। तो इस पर आ गया +1 चार्ज और इस पर आ गया -1
चार्ज। समझ में आया? ठीक है, ये कंडीशंस क्या थी? कंडीशंस थी कि टोटल चार्ज इस पूरे के पूरे सिस्टम में पहले क्या था? ज़ीरो। ये भी न्यूट्रल था और ये भी न्यूट्रल था। अब इस पर +1 आ गया और इस पर -1 आ गया, तो उसके बाद भी इस पूरे के पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो ये 3 प्रॉपर्टी चार्जेस की हुई। नंबर 1 क्या हुआ? एडिटिविटी। नंबर 2 क्या हुआ? क्वांटाइजेशन। और नंबर 3 क्या हुआ? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, समझ में आया? चलिए, नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन में मास भी होता है। तो कुछ अमाउंट में जितना भी उस इलेक्ट्रॉन का मास होगा वो भी ट्रांसफ़र होगा। तो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मास ऑल्सो ट्रांसफर्ड वाइल ट्रांसफरिंग एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो उसका मास, उस ऑब्जेक्ट का मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑब्जेक्ट पर जाएगा उस ऑब्जेक्ट का मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस केस में ए का मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और बी का मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि बी पर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया और ए पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। कम हो गया तो मास भी कम, यहाँ पर ज़्यादा हो गया तो मास भी ज़्यादा। ठीक है, समझ में आया? अब इसी के मद्देनज़र हम देख लेते हैं चार्जेस और मासेस के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। तो मास क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। मास क्या होता है? ये हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है। चार्ज क्या होता है? ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, इनिशियली तो एटम कैसा रहता है? न्यूट्रल रहता है। ठीक है, नंबर सेकंड क्या है? मासेस के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? हमेशा 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 ऑब्जेक्ट को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और चार्जेस के बीच में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। अगर दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और दोनों सेम सेम चार्जेस हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक है, समझ में आया? नंबर नेक्स्ट क्या है? अ बॉडी हैविंग मास मे और मे नॉट हैव चार्ज। किसी बॉडी के पास मास है तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसके पास चार्ज भी हो। जैसे कि हमने अभी केस लिया था, तो हमारा जो सिस्टम था, उन ऑब्जेक्ट ए और बी के इनिशियल चार्ज क्या थे? 0 थे, पर फिर भी उनका मास तो होंगे ही होंगे। तो मास तो होगा ही, चार्ज हो या फिर ना हो। बॉडी हैविंग चार्ज ऑलवेज पजेसेस मास। अगर चार्ज होगा तो मास भी होगा ही होगा, पक्की बात है। यहाँ पर मास, अगर बॉडी है उसका मास है तो ज़रूरी नहीं कि चार्ज हो, पर अगर चार्ज है तो ज़रूरी होगा कि मास भी हो ही हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चा? इसका जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट वो होता है केजी, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलाम। मास का यूनिट केजी और चार्ज का यूनिट कूलाम। और नेक्स्ट लास्ट क्या है? इट इंक्रीजेस विथ स्पीड। कौन? मास। मास क्या होता है? स्पीड क्या होती है? उसकी बढ़ती है। कैसे? अगर स्पीड बढ़ेगी तो मास भी क्या होगा? बढ़ेगा। किसी ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड हम बढ़ा रहे हैं तो मास भी बढ़ेगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। स्पीड कितनी भी बढ़ा लो, चार्ज क्यों ही रहेगा। अब सपोज करो कि किसी ऑब्जेक्ट पर प्लस चार्ज है, अब कितनी भी तेज़ी से भगा लो उसको, ठीक है ना, उसका चार्ज क्या रहेगा? क्यू ही रहेगा, क्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, वो है कूलाम्स लॉ। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का। कूलाम एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने एक लॉ दिया। इस लॉ में उसने क्या बताया कि दो चार्जेस हैं या फिर दो पार्टिकल के बीच में अगर चार्ज है तो उनके बीच फोर्स का वैल्यू कितना होगा। उनके बीच फोर्स लगेगा, ये तो पता लग गया, अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव, पर कितना लगेगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये किसने बताया? कूलाम ने बताया। क्या बताया? इट स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन टू चार्ज particles is directly proportional to the product of the magnitude of charges। मतलब अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक A
और एक B। A पर चार्ज है Q1, ये कुछ भी हो सकता है, Q1 प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। B पर चार्ज है Q2, ये भी कुछ भी हो सकता है, प्लस या माइनस, ठीक है ना। एक जनरल Q1 Q2 टर्म ले लिया, और इनके बीच का डिस्टेंस अगर R है तो इनके बीच फोर्स क्या बोल रहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। तो इनके बीच लगेगा फोर्स, फोर्स को बोलते हैं F। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बच्चा कि चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चाहे चार्ज नेगेटिव हो, हमें प्लस साइन ही लेना है। तो Q1 Q2 की वैल्यू कुछ भी हो, प्लस या माइनस, हमें प्लस ही लेना है। Q1 भी पॉजिटिव और Q2 भी पॉजिटिव। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट नंबर 1। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, इनवर्सली F। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है 1 अपॉन के फॉर्म में चीज़ आ जाना, ठीक है। और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला, F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। दोनों को मर्ज कर दो, जोड़ दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दोनों मिलके क्या बना बच्चा, देखो जरा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। वेन एवर वी रिमूव द प्रोपोर्शनल साइन, जब भी हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पर इस कांस्टेंट को हमने बोला K, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, वेयर K इज कांस्टेंट नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स है। K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू जो होता है पूरा मिला के ये होता है 9 × 10 पावर 9। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसका वैल्यू अलग से अगर हमें पता है तो ये होता है 8.85 × 10 पावर -12, ठीक है। ये वैल्यू रख के ये वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है, ठीक है। तो फाइनली कूलाम लॉ का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। कूलाम लॉ ने क्या दिया, इसने बताया कि दो चार्जेस हैं तो उनके बीच फोर्स का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है इसका वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। उसके पहले कूलाम लॉ, इसमें जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन कूलाम एंड स्टेट कूलाम, ठीक है। कूलाम मतलब चार्ज का जो यूनिट है। तो 1 कूलाम इज इक्वल टू होता है 3 × 10 पावर 9 स्टेट कूलाम। कूलाम क्या होता है, CGS में चार्ज का यूनिट। 3 × 10 पावर 9 स्टेट कूलाम क्या होता है, सॉरी कूलाम क्या होता है, SI में, SI यूनिट में चार्ज का यूनिट, और ये होता है CGS में चार्ज का यूनिट। 3 × 10 पावर 9 स्टेट कूलाम। नेक्स्ट है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। तो किसी भी चीज़ के वेक्टर फॉर्म में हम क्या लगा देते हैं, एक वेक्टर का सिंबल लगा देते हैं। तो F के ऊपर हमने क्या लगा दिया, वेक्टर का सिंबल। K एज इट इज़ आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। Q1 स्केलर क्वांटिटी एज इट इज़ आएगा। Q2 स्केलर क्वांटिटी एज इट इज़ आएगा। R स्क्वायर, ठीक है, ये भी एक तरह से क्या हो गया, स्केलर हो गया, तो ये भी एज इट इज़ आएगा। मल्टीप्लाई हमने किस चीज़ का किया, आर कैप का। आर कैप क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है जो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, डायरेक्शन बताता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर, ये जो यूनिट वेक्टर है इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मॉड आर। मॉड आर लिखो या फिर सिंपली आर लिखो, दोनों की बात, दोनों का मतलब एक ही होता है। इन दोनों का मतलब एक ही है, चाहे तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर लिखो या फिर सिर्फ आर लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ आर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस आर कैप की जगह हमने क्या लिख दिया, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर। तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसकी जगह वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर, ये आर स्क्वायर और ये आर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बन गया आर क्यूब। तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर क्यूब और वेक्टर आर। तो वेक्टर फॉर्म ये भी है, वेक्टर फॉर्म ये भी है, वेक्टर फॉर्म ये भी है। ये क्या चीज़ है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ,
ठीक है। इसको और थोड़ा सा अगर हम एक्सपांड करना चाहें तो ये देखो ज़रा, यहाँ पर हमने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए पर चार्ज हमने बोला Q1, ऑब्जेक्ट बी पर चार्ज हमने बोला Q2, ठीक है। अब देखो ज़रा, हमने फोर्स का नाम दे दिया है, ये ऑब्जेक्ट 1 बोल दो, ये ऑब्जेक्ट 2 बोल दो। तो यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट है सेकंड वाला, ये फर्स्ट पर फोर्स लगाएगा, तो F12 मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। पढ़ते कैसे हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। F12 का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ऐसे यहाँ पर देखो, F21 किस पर लगा, 2 पर लगा, किसने लगाया, 1 ने लगाया, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। बीच में जो डिस्टेंस है वो R बोल सकते हैं, पर अब उनको नाम देंगे। अगर 2 ने 1 पर फोर्स लगाया तो कहाँ से कहाँ जाओगे, 2 से 1 पर जाओगे, तो R21 लोगे। किसने लगाया, 2 ने लगाया 1 पर, F12 बोला ना उसको, पर डिस्टेंस क्या लोगे, R21। अगर 1 ने 2 पर फोर्स लगाया तो डिस्टेंस क्या लोगे, कहाँ से कहाँ जा रहे हो, 1 से 2 जा रहे हो, तो R12। और इस फोर्स को क्या बोला, F21। देखो जरा, F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 के Q1 Q2 बाय R। अच्छा, कहाँ से कहाँ गए, 2 ने लगाया 1 पर, तो 2 से 1 की तरफ गए, तो 2 1 का कैप, ठीक है। ऐसे ही F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के कारण 2 पर फोर्स, कहाँ से कहाँ गए, 1 से 2 गए, तो R12, ठीक है। तो F12 वेक्टर F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 R21 स्क्वायर। इसको चाहो तो R स्क्वायर भी लिख सकते हो, और थोड़ा सा स्पेसिफाई हो जाए, क्लियर हो जाए, इसलिए 21 का स्क्वायर लिखा है, R21 कैप। F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 R12 स्क्वायर R कैप 12 या R12 कैप, ठीक है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसकी जो लिमिटेशंस हैं, कूलाम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या क्या हैं, हमारा जो चार्ज है वो हमेशा रेस्ट पर होना चाहिए। चार्ज पार्टिकल क्या होना चाहिए, रेस्ट पर होना चाहिए। देखो ज़रा, ये दो चार्ज पार्टिकल हैं, अगर इनके बीच डिस्टेंस चेंज होता रहेगा तो फोर्स भी तो कंटिन्यूसली चेंज होगा ना, इसलिए चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर होना चाहिए, रेस्ट पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्ज। अगर बहुत बड़ा चार्ज है तो बाकी चीज़ों का भी उस पर इफेक्ट आ जाता है, इसलिए हमारे जो चार्जेस हैं वो कैसे होने चाहिए, बहुत छोटे छोटे होने चाहिए। और इनकी रेंज जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 10⁻⁻15 मीटर से लेकर, ये बीच में फोर्स है, F का मतलब फोर्स की रेंज बता रहे हैं, तो 10⁻⁻15 मीटर से लेकर 10⁻18 मीटर तक इसकी रेंज होती है, बहुत ज़्यादा है। मतलब पूरे यूनिवर्स में ये लग सकता है, ठीक है। ये यूनिवर्स का साइज़ होता है 10⁻18, और ये होता है किसका, एटॉमिक माइक्रोस्कोपिक लेवल का साइज़, ठीक है ना। तो चार्ज रेस्ट पर होना चाहिए, चार्ज पॉइंट चार्ज होना चाहिए, और इसका रेंज कितना है, 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻18 मीटर तक, ठीक है। ये हो गई हमारी कूलाम्स लॉ की लिमिटेशंस, ठीक है। समझ में आया। तो आज हमने दो चीज़ें बच्चों डिस्कस करी। पहला चार्ज के बारे में, ठीक है, चार्ज की क्वांटिटीज़ के बारे में, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। और दूसरा कूलाम लॉ के बारे में और उसके वेक्टर फॉर्म के बारे में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।